V71। हालांकि लिन युआन पारंपरिक अर्थों में एक सृजन मास्टर नहीं था, लेकिन उसने हमेशा अपनी क्षमताओं का उपयोग करके वह सब कुछ हासिल किया जो सृजन मास्टर कर सकते थे। इस प्रकार लिन युआन किसी भी अन्य सामान्य सृजन मास्टर की तरह ही अज्ञात प्राणियों के बारे में जिज्ञासु था, खासकर जब बात पवित्र स्रोत जीवन रूपों की आती थी। ठीक है, मैं आपके साथ खगोलीय संसद देखने चलूंगा। लिन युआन ने वेन यू से खगोलीय संसद के अन्य क्षेत्रों के बारे में नहीं पूछा जिन्हें वह नहीं समझता था। जब वे संसदीय बैठक में जाते तो वेन यू उन्हें स्वयं ही सब कुछ समझा देती। वेन यू ने खड़े होकर कहा, युवा गुरु, संसदीय बैठक आयोजित करने से पहले एक अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। इस अनुष्ठान के लिए बड़ी संख्या में आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें पहले इन आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री को तैयार करने की आवश्यकता है। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये ठीक है, कोई हमें जल्द ही आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री पहुंचा देगा। जब लिन युआन ने सी ब्लिस कबीले को 100 विकसित कांस्य महाकाव्य एंजलफिश ऑफ ब्लिस दिए थे, तो उन्होंने इतनी जल्दी फेस को विकसित करने के लिए लिन युआन के प्रति उदारतापूर्वक धन्यवाद व्यक्त किया था और आभार प्रकट करने के लिए उसे मछली के कोट का एक सेट दिया था। लिन युआन को मछली के कोट के इस सेट में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा कि एंजलफिश ऑफ ब्लिस से आने वाले मछली के कोट, जिन्हें सी ब्लिस कबीले ने पाला था, वे एंजलफिश ऑफ ब्लिस से आने वाले कोट से मेल नहीं खा पाएंगे, जिन्हें वह डूबे हुए बाढ़ वाले ड्रैगन झील में पालने जा रहा था। वह गारंटी दे सकता था कि जलमग्न बाढ़ ड्रैगन झील में उसके द्वारा पोषित प्रत्येक एंजलफिश ऑफ ब्लिस महाकाव्य गुणवत्ता की होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे मछली के कोट काम आएंगे। अन्यथा उसे नहीं पता था कि वह खगोलीय संसद की संसदीय बैठक के लिए आवश्यक आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री कहाँ से लाएगा। जैसे ही वेन यू ये जानने के लिए उत्सुक था कि लिन युआन ने ऐसा क्यों कहा, लिन युआन का समर्पित कुरियर आहनेंग हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। इस बार वह 10 प्लेटिनम फे स्टोरेज बक्से ले जा रही थी। लिन युआन ने आहनेंग से बक्से प्राप्त किए और वेन यू के साथ हवेली में परी भंडारण बक्से ले गए। उन्होंने एक भंडारण बक्से से 200 पूर्ण इंद्रधनुषी मछली कोट निकाले। कुछ मछलियों के आवरण ब्लिस की वयस्क एंजलफिश से आए थे। वह तुरंत ही मछली के कोट में आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। वेन यू भी इसे महसूस कर सकती थी। उसने कहा, युवा मास्टर, संसदीय बैठक में केवल 50 मछली कोट की आवश्यकता है। अनुष्ठान में आधा घंटा लगेगा। मैं खगोलीय संसद से संपर्क करने के लिए पहले प्रशिक्षण कक्ष में जाऊंगी। आप आधे घंटे के बाद प्रशिक्षण कक्ष में आ सकते हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अन्य फे स्टोरेज बॉक्स में मछली के कोट की जांच करने दें। यदि आप इसके बाद मुक्त हैं तो कृपया स्काई सिटी के निजी क्षेत्र के प्रबंधन के अलावा सी ब्लिस कबीले और मियाओ परिवार के कनेक्टेड बीस्ट पार्क को देखें। वेन यू सहमत होने ही वाला था कि लिन युआन ने फिर से बात की। आप सन परिवार के कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड के बारे में भी जानकारी व्यवस्थित कर सकते हैं, फिर देखें कि क्या सन परिवार के किसी मुख्य सदस्य की मांसपेशियों में नेक्रोटाइज्ड स्थिति है। वेन यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जवाब दिया, युवा मास्टर, आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। मास्टर मिस्टिक मूड ने पहले ही एलिमेंटल पेपर को शिखर गोल्ड ग्रेड तक विकसित कर लिया है। मैं पहले की तुलना में बहुत तेज़ी से जानकारी व्यवस्थित कर सकता हूँ। मैं आपको 3 दिनों में सारी जानकारी दे पाऊंगा। वेन यू ने 50 मछली कोटों को अपनी कलाई पर कमल के फूल के आकार के डायमंड फे भंडारण बॉक्स में संग्रहित किया और अनुष्ठान करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में चली गईं। लिन युआन के जाने के बाद वेन यू ने चायदानी से 3 ट्रेजर्स टी का एक और कप निकाला। उन्होंने 3 ट्रेजर्स टीपी और 100 प्लेटिनम ग्रेड फिश कोट की जांच करने से पहले खुद को पुनः सक्रिय किया। ब्लिस की कांस्य एंजलफिश केवल उसकी हथेली के आधे हिस्से जितनी बड़ी थी। यहाँ तक कि जब वे प्लेटिनम ग्रेड तक बढ़ गए तब भी वे केवल उसके आधे हाथ के बराबर ही बड़े थे। जागृत ड्रैगन प्रजाति के रक्त वंश के साथ ब्लिस की प्लेटिनम एंजलफिश स्पिरिट सिफन गोल्डफिश से थोड़ी ही छोटी थी। हालांकि ब्लिस की प्लेटिनम एंजलफिश अपने नाम के अनुरूप ही रही। जब उनके पंख फैल जाते थे तो वे पानी में चमकते लाल मुकुट वाले सारस की तरह तैरते थे। जब उनके पंख पीछे खींचे जाते थे और उनकी पूंछ हिलाई जाती थी तो वे बादलों के बीच रहने वाली इंद्रधनुषी परियों की तरह दिखते थे। वे बेहद खूबसूरत थे। लेकिन जब लिन युआन ने ब्लिस की एंजलफिश पर तराजू का रंग देखा तो वह भौचक्का रह गया। ब्लिस की 100 प्लेटिनम एंजलफिश में से अधिकांश 5 रंगों से चमक रही थीं, जबकि बाकी 4 रंगों से चमक रही थीं। लिन युआन ने जब सभी 100 ब्लिस एंजलफिश की जांच की तो उसने पाया कि उनमें से किसी में भी 7 रंगों वाले शल्क नहीं थे। इसका मतलब ये था कि ये सभी ब्लिस एंजलफिश उच्च और मध्यम गुणवत्ता वाली वयस्क प्लेटिनम एंजलफिश थीं। लिन युआन ठंडी हंसी हंसा। जब वह सी ब्लिस कबीले के साथ सौदा कर रहा था तो उसने उनसे ब्लिस के वयस्क एंजलफिश देने के लिए नहीं कहा, बल्कि केवल इतना कहा कि वे उतना ही दें जितना उन्हें लगे कि उनकी ईमानदारी है। अब वह सी ब्लिस कबीले की ईमानदारी देख सकता था। लिन युआन को अंततः पता चल गया कि सी ब्लिस कबीले ने इस ग्रेड के इतने सारे मछली कोट क्यों भेजे थे। उच्च श्रेणी के मछली कोट उसे चुप कराने वाले थे।
शुरू में उसे लगा था कि यह गाओ फैंग ही था जो सी ब्लिस कबीले पर हमला करना चाहता था। लिन युआन को अभी अभी सी ब्लिस कबीले के निजी गुट के इलाके से बाहर निकाला गया था। क्या इस अनुभवी गुट को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की मेरी योजना बहुत ज़्यादा क्रूर है? लेकिन उनके बेशर्मी भरे व्यवहार से मुझे वास्तव में नहीं लगता कि मैं इतना क्रूर हूँ। भले ही ये 100 प्लेटिनम एंजलफिश ऑफ ब्लिस सर्वोच्च गुणवत्ता की नहीं थी, फिर भी लिन युआन ने उन्हें जलमगन बार ड्रैगन झील में पालने की योजना बनाई। जलमगन बार ड्रैगन झील का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा था और परमानंद की प्लेटिनम एंजलफिश बहुत छोटी थी। यदि वह सभी 100 एंजलफिश ऑफ ब्लिस का पालन पोषण भी कर ले तो भी उसे अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा वेन यू को हर सप्ताह 50 मछली कोट का उपयोग करना होगा। जब एंजलफिश ऑफ ब्लिस वयस्क हो जाती थी तो उन्हें एक मछली का आवरण बनाने में 1 महीने का समय लगता था, चाहे उनका पालन पोषण कितना भी अच्छा क्यों न किया गया हो। इसका मतलब यह था कि वेन यू की प्रति सप्ताह 50 मछली कोट की आवश्यकता प्रति माह 200 मछली कोट के बराबर होगी और इसके लिए 200 एंजलफिश ऑफ ब्लिस की आवश्यकता होगी। ये वर्तमान हवेली के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ था। मास्टर डुआन ली 2 महीनों में केवल 300 प्लेटिनम जल पोषण ही बना पाएंगे, जिसका उपयोग ब्लिस के एंजलफिश को प्लेटिनम में विकसित करने और उन्हें वयस्कता तक बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार लिन युआन को चुप कराने के लिए सी ब्लिस कबीले द्वारा भेजे गए 200 मछली कोटों ने वास्तव में उसकी वर्तमान आपात स्थिति को हल कर दिया था। भले ही सी ब्लिस कबीले ने उनके द्वारा भेजी गई एंजलफिश ऑफ ब्लिस की निम्न गुणवत्ता को छिपाने के लिए मछली के आवरण का उपयोग किया हो, लेकिन उन्होंने अनिवार्य रूप से विकास संसाधनों के लिए विनिमय हेतु संपार्श्विक संसाधनों का उपयोग किया था। लिन युआन ने एक बड़ा कटोरा लिया और उसमें पानी भर दिया। उसने अपना हाथ कटोरे में डाला और मिट्टी में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया और फिर उसे पानी में डाल दिया। उन्होंने ऐसा 10 मिनट तक किया। उसके बाद उन्होंने 5 रंगों वाली एंजलफिश ऑफ ब्लिस को बाहर निकाला और उन्हें बेसिन में रख दिया। यद्यपि ये एंजलफिश ऑफ ब्लिस वयस्क हो गए थे, लेकिन वे परी भंडारण बॉक्स में इतने बंद हो गए थे कि जहाज से भेजे जाने के बाद वे बीमार होने लगे। यदि लिन युआन ने पानी में शुद्ध स्पिरिट क्यूई डालने में 10 मिनट नहीं लगाए होते तो एंजलफिश ऑफ ब्लिस तैरने के बजाय नीचे डूब गई होती। आनंद की उदासीन एंजलफिश आत्मा क्यूई संक्रमित पानी के संपर्क में आए और माउंटेन रिवर अनंत जीवन का आपके जीवन के स्थान से प्रभावित हुई। वे तुरंत अधिक जीवंत हो गए। लिन युआन ने आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित करने के लिए अपने हाथ का उपयोग किया और अपनी हथेली को परमानंद की प्लेटिनम एंजलफिश के सामने रखा, क्योंकि उसने उन्हें ध्यान से महसूस किया था। वहां नर और मादा दोनों मछलियां थीं और पहली 2 नर मछलियां सामान्य लग रही थीं। लेकिन जब उसने तीसरी मछली को देखा जो मादा थी तो वह निराश हो गया। जब सी ब्लिस कबीले ने ब्लिस की एंजलफिश का व्यापार किया तो उन्होंने मादा मछलियों के गर्भ को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसके हाथ में पकड़ी हुई परमानंद की एंजलफिश प्रजनन नहीं कर सकी। कुछ देर तक उसके चेहरे पर तूफानी भाव बने रहने के बाद उसने ब्लिस की बाकी वयस्क एंजलफिश की जांच की। लिन युआन ने पाया कि 70 मादा एंजलफिश ऑफ ब्लिस ने गर्भ नष्ट कर दिया था। वह इतना क्रोधित हुआ कि हंसने लगा। चूंकि सी ब्लिस कबीला उसके साथ इस तरह से पेश आना चाहता था और चालाक चालें चलना चाहता था, इसलिए उसे उन पर हमला करने के लिए ज़्यादा ताकतवर रणनीति का इस्तेमाल करना होगा। उसे कुछ और ज़्यादा खतरनाक तरीके भी अपनाने चाहिए। लिन युआन ने 100 प्लेटिनम एंजलफिश ऑफ ब्लिस की जांच में लगभग 15 मिनट बिताए। वह एंजलफिश ऑफ ब्लिस को परी भंडारण बॉक्स में संग्रहित नहीं रख सकता था, क्योंकि परी भंडारण बॉक्स में लंबे समय तक संग्रहित रहने से वे संभवतः मर जाएंगे। लिन युआन 10 प्लेटिनम फे भंडारण बॉक्स लाया और डूबे हुए बार ड्रैगन झील की ओर भाग गया। जलमगन बार ड्रैगन झील का पानी भूमिगत झरने से आता था, इसलिए चाहे झील कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि पर्याप्त पानी नहीं होगा या चट्टानें झील में झरने के पानी को दूषित कर देंगी। यद्यपि जलमगन बार ड्रैगन झील का निर्माण किया जा रहा था, फिर भी इसका पानी अत्यंत स्वच्छ बना रहा। हुक्वान के 200 वर्ग 3 स्पिरिट शिल्पकारों की चौकस निगाहों के सामने लिन युआन ने तुरंत 100 वयस्क प्लेटिनम एंजलफिश ऑफ ब्लिस को जलमगन बार ड्रैगन झील में डाल दिया। ब्लिस की 100 एंजलफिश तुरंत ही ब्लैकी की खेल साथी बन गईं। ब्लैकी ने एक मछली को धक्का दिया, फिर दूसरी मछली को, और यहाँ तक कि उसने अपनी पूंछ का उपयोग लहरें बनाने के लिए किया, जिसने एंजलफिश ऑफ ब्लिस को सतह पर धकेल दिया। ये बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह था। हालांकि लिन युआन को पता था कि ब्लैकी अपनी सीमाएं जानता था और उसने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ का आपके जीवन स्थान के कारण 100 एंजलफिश ऑफ ब्लिस उस तरह नहीं मरेंगे जैसे वे स्टोरेज बॉक्स में मर जाते। हालांकि स्पिरिट क्यूई की कम सांद्रता के परिणामस्वरूप उनके मछली कोट का उत्पादन धीमा हो जाएगा। हुक्वान के 200 वर्ग 3 आत्मा शिल्पकार आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे जब लिन युआन ने हुक्वान का स्वागत किया। उसके बाद वह हवेली में वापस भाग गया। लिन युआन ऊपर प्रशिक्षण कक्ष में भाग गया। उस समय एक क्लास 3 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन हुक्वान के पास दौड़ा और सम्मानपूर्वक पूछा, मास्टर हुक्वान, क्या वह व्यक्ति युवा मास्टर था? ये 100 वयस्क एंजलफिश ऑफ ब्लिस हैं।
इससे पहले कि कक्षा 3 का आत्मा शिल्पकार बोलना समाप्त कर पाता, उसने देखा कि हुक्वान एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। कक्षा 3 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन को हुक्वान से जोरदार थप्पड़ मिला, जिसने दहाड़ते हुए कहा, वह मेरे युवा मास्टर हैं। उन्हें संबोधित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम यहाँ अकेले व्यक्ति हो जो उन्हें परमानंद की एंजलफिश के रूप में पहचान सकते हो? काम पर वापस जाओ और 2 सप्ताह में परियोजना को पूरा करने की पूरी कोशिश करो। केवल एक दिन में हमारे लिए सभी सामग्री इकट्ठा करने के युवा मास्टर के प्रयास को बर्बाद मत करो। हुक्वान द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद क्लास 3 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन परेशान नहीं हुआ। इसके बजाय वह खुश था। जब उसने अन्य 199 श्रेणी 3 आत्मा शिल्पकारों को देखा तो लियू टोन को लगा कि अन्य श्रेणी 3 आत्मा शिल्पकार मूर्ख थे। स्वर्गीय शिल्प मंडप में कक्षा 3 के आत्मा शिल्पकारों की संख्या में केवल वृद्धि होगी। अंततः मास्टर हुक्वान भी ट्रैक खो देंगे। यदि उसे मास्टर हुक्वान द्वारा प्रतिदिन कुछ बार थप्पड़ मारा जा सके तो कम से कम मास्टर हुक्वान को ये याद आ जाएगा कि वह कौन था। यह उससे बेहतर था कि हुक्वान पूरी तरह से भूल जाए कि उसका अस्तित्व है। इसके अलावा उनकी कड़ी मेहनत और निष्ठा किसी और से कम नहीं थी। अंततः उसे मास्टर हुक्वान और यहाँ तक कि यंग मास्टर द्वारा भी मान्यता मिल गई। अल्पविराम। लिन युआन को भीतर से आ रही अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दरवाज़ा खोलने के बाद उसने देखा कि 50 इंद्रधनुषी मछलियों के कोट इंद्रधनुषी लपटों के साथ जल रहे थे। उन्होंने एक इंद्रधनुषी दरवाज़ा बनाया जो एक अज्ञात स्थान की ओर जाता था। लिन युआन को यह नहीं पता था कि जिस क्षण इंद्रधनुषी दरवाज़ा रोशन हुआ, आकाश के सभी तारे भी चमक उठे। हालांकि तेज धूप के कारण चमकते तारों की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। लिन युआन ने वेन यू से पूछा, क्या हम इस दरवाजे से अंदर जाएंगे? वेन यू ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, युवा मास्टर, ये दरवाज़ा खगोलीय संसद का माल विनिमय द्वार है। खगोलीय संसद को विनिमय के माध्यम के रूप में इच्छा शक्ति और कानूनों की आवश्यकता है। इसका उपयोग लापरवाही से नहीं किया जा सकता। युवा मास्टर, संसदीय बैठक में प्रवेश करने के लिए हमें बस इस दरवाजे के बगल में सोना होगा। वेन यू के बोलने के बाद लिन युआन ने देखा कि उसने इंद्रधनुषी दरवाजे के बगल में 2 कुर्सियां रखी थीं। वह तुरंत उनमें से एक पर बैठ गया और बोला, अच्छा, मैं 6 दिनों तक जागने के बाद थक गया हूँ। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तुरंत सो गया। जैसे ही वेन यू ने लिन युआन को देखा, पहली बार खगोलीय संसद को सक्रिय करने के बारे में उसकी सारी घबराहट गायब हो गई। जब वह बैठी और स्वप्नलोक में प्रवेश किया तो विशाल तारों से जगमगाते आकाश की पृष्ठभूमि में 2 आकृतियां प्रकट हुईं। लेकिन जब उसने अपने बगल में खड़ी आकृति को देखा तो वह इतनी हैरान हो गई कि उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह आकृति 8 इच्छा शक्तियों से बनी थी। यह आकृति भी कानूनों की सूक्ष्म शक्ति से विकिरणित थी। खगोलीय संसद के मालिक के रूप में वेन यू से अधिक कोई भी इसे नहीं समझता था। अनुष्ठान आमंत्रण के माध्यम से संसदीय बैठक में शामिल होने वाले आत्मा क्यूरी पेशेवरों को कम से कम इच्छाशक्ति रूनों को समझने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा वे संसद में खुद को मजबूर नहीं कर पाएंगे, भले ही वेन यू मालिक थे। ये देखते हुए कि लिन युआन का शरीर 8 इच्छाशक्तियों से बना था, इसका मतलब था कि उसने 8 इच्छाशक्ति रूनों को समझ लिया था। वेन यू, जो इस समय लिन युआन का दाहिना हाथ था, अविश्वास से भर गया। उसने हमेशा यही माना था कि उसने सिर्फ 4 विलपावर रून्स को ही समझा है, लेकिन उसने उससे दुगना समझा था जितना उसने सोचा था। यदि यह घटना न होती जहां वेन यू खगोलीय संसद के नियमों का उपयोग करके ये पता लगाने में सक्षम थी कि लिन युआन ने 8 इच्छाशक्ति रूनों को समझ लिया था, तो शायद उसने उसे यह कभी नहीं बताया होता। हालांकि वह ये नहीं समझ पाई कि उससे कानून की कौन सी शक्ति निकल रही थी। कानून शक्तियों की उपस्थिति ने मिथक नस्ल के फेस का संकेत दिया। जब उसे पता चला कि उसने 8 इच्छाशक्ति रूनों को समझ लिया है तो वेन यू को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके फे वास्तव में मिथ ब्रीड तक पहुंच गए थे। वह अचंभित महसूस नहीं करेगी, यहाँ तक कि यदि उसके पास मिथ ब्रीड फे भी थे तो भी उसके पास इतनी सारी विभिन्न कानूनी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए थीं। इसके अलावा ये कानूनी शक्तियाँ बहुत अजीब थीं और कुछ स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। वे बगीचे में खिलने वाले खूबसूरत फूलों की तरह थे जहाँ कुछ दूसरे की तुलना में अधिक जीवंत थे। कम ध्यान देने योग्य नियम छोटे फूल थे जो दृश्य को सजाने में मदद करते थे। अधिक खंडित कानून केवल कुछ तुच्छ सजावट मात्र थे। भले ही कम ध्यान देने योग्य कानून कितने भी कमजोर क्यों न हो, वे अभी भी ऐसे कानून थे जिन्हें केवल कटर श्रेणी के विशेषज्ञों या मिथ ब्रीड फे द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता था। जब वेन यू सदमे में था, लिन युआन ने अपने आसपास का जायजा लिया। लिन युआन ने इस विशाल तारों से जगमगाते स्थान में 12 स्वर्ण सिंहासन देखे। 12 विशाल स्वर्ण सिंहासनों पर जटिल नक्काशी की गई थी। हालांकि वे सभी अंधकार में थे, मानो वे किसी के बैठने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपनी मुहरें खोल सकें और अपना असली रूप प्रकट कर सकें।
लिन युआन को खगोलीय संसद के बारे में जानकारी याद आ गई जो उसने ट्रू डेटा से देखी थी। वह जानता था कि ये 12 स्वर्ण सिंहासन 12 राशि चक्र नक्षत्र सीटें थीं। 12 स्वर्ण सिंहासनों के नीचे 66 कांस्य सीटें भी थीं, जिन पर भी जटिल नक्काशी की गई थी। हालांकि 66 सीटों पर लगे चिन्ह 12 सिंहासनों की तुलना में कहीं कम भव्य थे। वे 66 सीटें उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटें होनी चाहिए थीं, जिनका उल्लेख स्टार स्पिरिट सीट की क्षमता के भाग के रूप में किया गया था। लेकिन भले ही उन्हें पता था कि वे सीटें क्या थीं, फिर भी उन्हें उनकी क्षमताओं के बारे में अभी भी जानकारी नहीं थी। उसे सब कुछ समझाने के लिए वेन यू की जरूरत थी। जब लिन युआन ने वेन यू को देखा तो उसने पाया कि वह ठोस नहीं थी। इसके बजाय उसका शरीर इच्छाशक्ति से बना था। वह समझ सकता था कि इच्छाशक्ति वही थी जिसे वेन यू ने एलिमेंटल पेपर के साथ जोड़ा था जब उसने इसे काल्पनिक नस्ल में विकसित किया था। जब उसने फिर से चारों ओर देखा तो उसने ट्रू डेटा पर जो पढ़ा था उससे उसे खगोलीय संसद के तंत्र का अंदाजा हो गया। ऐसा लग रहा था कि खगोलीय संसद में प्रवेश करने की क्षमता सिर्फ इच्छाशक्ति को समझने में सक्षम होने से नहीं थी, ये निश्चित रूप से आत्माओं से भी जुड़ी थी। जब पवित्र स्रोत जीवन रूपों ने आत्मा क्यूई पेशेवरों के साथ अनुबंध किया तो मज्जा अनुबंध बनाने का अतिरिक्त कदम उठाना पड़ा। आत्मा क्यू पेशेवर को आत्मा क्यू पेशेवर की आत्मा की गहराई में अंकित किया जाना चाहिए और दोनों प्राणी एक साथ मिल जाएंगे। लिन युआन अभी भी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में कानून को खगोलीय संसद में लाने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में, इच्छाशक्ति के अलावा उसकी आत्मा ही खगोलीय संसद में प्रवेश कर चुकी थी। वेन यू, आपने कहा कि इच्छाशक्ति ही वह माध्यम है जिसकी खगोलीय संसद में पदार्थ के आदान प्रदान के लिए आवश्यकता थी। इसका क्या मतलब है? लिन युआन ने पूछा। उन्होंने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के वस्त्र पर अंकित कानूनों को सक्रिय कर दिया और 10 से अधिक कानूनों की शक्ति लिन युआन से बाहर निकल आई। कानूनों की शक्ति ने एक साथ मिलकर एक उजाड़ दुनिया का निर्माण किया जिसमें कोई भी व्यक्ति खुद को खोने से नहीं रोक सकता था। अपने कानूनों की शक्ति को सक्रिय करने के बाद उन्होंने कहा, यदि आवश्यक हो तो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में कानूनी शक्ति है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। वेन यू को लगा कि वह लिन युआन को कम समझ पा रही है। ये जादुई लग रहा था कि वह 10 से ज्यादा कानूनों को सक्रिय करने में सक्षम था। वेन यू ने अपने सदमे से उबरते हुए उत्सुकता से कहा, युवा मास्टर, ये पहली बार है जब मैं संसदीय बैठक भी आयोजित कर रहा हूँ। हम अभी कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है। हमें केवल इच्छाशक्ति और कानूनों का उपयोग तब करना होगा जब हम स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग करेंगे। ऊर्जा के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी, जबकि भौतिक संस्थाओं को कानूनों की आवश्यकता होगी। मेरे पास केवल एक इच्छाशक्ति रून है। यदि मैं इसका उपयोग करता हूं, तो भी मैं फिर से खगोलीय संसद में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। इच्छाशक्ति और कानून बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको उनका उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। वेन यू ने गंभीरता से कहा। उसकी इच्छाशक्ति इतनी प्रबल थी कि वह स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग नहीं कर सकती थी। शुक्र है कि इस सुविधा का उपयोग करने के लिए केवल एक प्रतिभागी को भुगतान करना पड़ा। लिन युआन, जिसके पास बहुत सारे कानून और इच्छाशक्ति थी, वह आसानी से स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग करने में सक्षम था। लेकिन स्टार स्पिरिट सीड के लिए इच्छाशक्ति और कानूनों का उपयोग करना एक गंभीर मामला था। वेन यू को अभी भी लिन युआन को स्थिति को गंभीरता से समझाने की जरूरत थी। लिन युआन ने वेन यू की बात सुनी, फिर भी उसे आधी ही समझ आई। केवल वह और वेन यू ही खगोलीय संसद में थे, इसलिए स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं था। युवा गुरु, जब मैंने खगोलीय संसद के साथ एक मज्जा अनुबंध तैयार किया तो मैं केवल 12 राशि चक्र नक्षत्र सीटों में से एक को ही आवंटित कर सकता था। खगोलीय संसद के सितारों को बढ़ाने के तरीकों में से एक इसे आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री खिलाना है, जिसका अर्थ है मेरे माथे पर बिल्ली की आंख का पत्थर खिलाना। एक और तरीका। वेन यू ने बीच वाक्य में ही बोलना बंद कर दिया था, इसलिए लिन युआन का भ्रमित होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी उसने वही जवाब दिया जो उसने पहले ही कहा था। जब आप हवेली से दूर थे तो मैंने डूबे हुए बाढ़ वाले ड्रैगन झील का विस्तार करने का फैसला किया। चूंकि खगोलीय संसद को आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री की आवश्यकता होगी, इसलिए हम डूबे हुए बाढ़ वाले ड्रैगन झील में 1000 से अधिक एंजलफिश ऑफ ब्लिस की खेती करने में सक्षम होंगे। फिर खगोलीय संसद मछली के कोट का उपभोग करने में सक्षम होगी। वेन यू ने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, युवा मास्टर मिस्टिक मून ने खगोलीय संसद को एक स्टार तक विकसित किया है। मैं 12 राशि चक्र नक्षत्र सीटों में से एक और सीट आवंटित कर सकता हूँ। वह एक स्वर्ण सिंहासन के पास गई और अपने अंदर की इच्छाशक्ति को सिंहासन पर बनी नक्काशी में डाल दिया। कुछ ही समय बाद सिंहासन का मूल काला स्वरूप बदल गया और वह हल्का सा चमकने लगा। यह मंद प्रकाश नक्षत्रों की चमक जैसा था। तारों की रोशनी तेज होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। तारों की रोशनी के मार्गदर्शन में आरंभ में खाली आकाश में तुला तारामंडल दिखाई दिया।
जब तुला नक्षत्र प्रकट हुआ तो तुला सिंहासन पर बनी नक्काशी सिंहासन से अलग हो गई और एक सरल पैटर्न में परिवर्तित हो गई, जिसे वेन्यू की गर्दन पर मुद्रित किया गया। वेन्यू ने लिन युआन की ओर रुख किया और कहा, युवा गुरु, रहस्यवादी क्षेत्र प्रकार के पवित्र स्रोत जीवन रूप अन्य पवित्र स्रोत जीवन रूपों से अलग हैं। उनके मालिक केवल नेता हैं, लेकिन वे होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। 12 राशि नक्षत्र सीटें अलग अलग बैठकों में सब कुछ देखती हैं। तुला सिंहासन संतुलन का प्रतीक है और मुझे बैठक की स्थिरता के लिए जिम्मेदार होने की अनुमति देता है। मैं अभी भी एक और राशि नक्षत्र सीट के लिए एक अनुबंध नामित कर सकता हूँ। युवा गुरु, कृपया शेष 11 राशियों में से एक को चुनें और उसके साथ एक अनुबंध बनाएं। वेन्यू के शब्दों से लिन युआन को सामान्य समझ प्राप्त हुई कि 12 राशि नक्षत्र सीटें कैसे काम करती हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 राशि नक्षत्रों में से किसी एक के साथ अनुबंध करता है तो वह खगोलीय संसद के रखवालों में से एक बन जाएगा, भले ही वह उसका मालिक न हो। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि 12 राशि नक्षत्र सीटों के साथ अनुबंध करना खगोलीय संसद के ठेकेदार के रूप में वेन्यू के अधिकारों से अलग था, फिर भी किसी को भी सिंहासन पर बैठने की अनुमति देने से पहले उसकी अनुमति आवश्यक थी। लिन युआन समझ गया कि वेन्यू उसके साथ खगोलीय संसद को साझा करना चाहता था। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उसे अस्वीकार नहीं किया। आपने तुला सिंहासन के साथ एक अनुबंध बनाया है जो संतुलन का प्रतीक है, लेकिन मुझे अन्य 11 सीटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे किसके साथ अनुबंध करना चाहिए? लिन युआन ने पूछा। लिन युआन राशि चक्र के लिए कोई अजनबी नहीं था। वह ऐसे कई लोगों को जानते थे जो इसके प्रति जुनूनी थे और मानते थे कि यह उनकी किस्मत बदल सकता है। हालांकि लिन युआन को इसकी बारीकियों की जानकारी नहीं थी। अपने पिछले जन्म में वह कन्या राशि का था और इस वजह से उसे अक्सर परेशान किया जाता था। इसलिए वह कन्या राशि के सिंहासन के साथ अनुबंध करने के लिए तैयार नहीं था। वेन्यू ने जल्दी से समझाया, मेष सिंहासन नई शुरुआत का प्रतीक है, वृषभ सिंहासन शक्ति का प्रतीक है, मिथुन सिंहासन ज्ञान का प्रतीक है, कर्क सिंहासन लचीलेपन का प्रतीक है, सिंह सिंहासन शक्ति का प्रतीक है, कन्या सिंहासन सुंदरता का प्रतीक है, वृश्चिक सिंहासन रहस्यों का प्रतीक है, धनु सिंहासन स्पष्टवादिता का प्रतीक है, मकर सिंहासन कठोरता का प्रतीक है, कुंभ सिंहासन विद्रोह का प्रतीक है और मीन सिंहासन जटिलता का प्रतीक है। मैंने तुला राशि के सिंहासन के साथ एक अनुबंध बनाया है जो संतुलन का प्रतीक है। जब संसदीय बैठक चल रही होती है तो मेरे पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रस्ताव करने की शक्ति होती है जो मुझे लगता है कि संतुलन को बाधित कर रहा है। ऐसे उदाहरण में 12 राशियों के सिंहासन पर बैठे अन्य लोग मतदान करेंगे और मेरा प्रस्ताव पारित हो जाएगा यदि इसे आधे से अधिक वोट समर्थन में मिलते हैं। बचे हुए 11 सिंहासनों में से मुझे लगता है कि आप सिंह राशि के सिंहासन के साथ एक अनुबंध बनाने पर विचार कर सकते हैं। ये शक्ति का प्रतीक है और संसदीय बैठक के दौरान आपको वोट को पलटने में सक्षम करेगा। वेन्यू के चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान दिखाई दी। खगोलीय संसद के साथ एक मज्जा अनुबंध बनाने के बाद वेन्यू अपनी आत्मा की गहराई में इसके साथ संवाद कर सकती थी। खगोलीय संसद ने वेन्यू से पहली बात यह कही थी कि उसे सिंह सिंहासन को खाली रखना होगा या स्वयं उस पर दावा करना होगा, क्योंकि यह शक्ति का प्रतीक है और अनिवार्यतः वह संसदीय बैठक का नेता होगा। लेकिन जब वेन्यू को लियो सिंहासन की क्षमता के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वह उस सिंहासन को लिन युआन के लिए बचाएगी। लिन युआन स्वर्ण लियो सिंहासन के पास गया और सिंहासन की पीठ पर अपना हाथ रखा। जब उन्होंने सिंह सिंहासन में अपनी इच्छाशक्ति का संचार किया तो आकाश में एक विशाल सिंह तारामंडल प्रकट हुआ। एक बार जब यह नक्षत्र प्रकट हुआ तो इसने तुरंत सिंह सिंहासन पर उत्कीर्णन को बुलाया। जल्द ही जटिल चिन्हों ने एक साधारण शेर की पूंछ का आकार ले लिया जो लिन युआन की कलाई पर छप गई। अब लिन युआन आधिकारिक तौर पर खगोलीय संसद का हिस्सा था और उसके पास बैठक को प्रभावित करने की शक्ति थी। लियो सिंहासन के साथ अनुबंध करने के बाद लिन युआन को 12 राशि चक्र नक्षत्र सिंहासन और उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों के बीच संबंध को समझने के लिए वेन्यू के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। जब स्टार स्पिरिट सीट का उपयोग किया जाता था तो 12 राशि नक्षत्र सिंहासनों पर बैठे लोग उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठे लोगों को वस्तुएं या ऊर्जा दे सकते थे। हालांकि इसके लिए इच्छाशक्ति और कानून की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त उत्तर दक्षिण नक्षत्रों के सिंहासनों पर बैठे लोग 12 राशि नक्षत्रों के सिंहासनों पर बैठे लोगों के साथ किसी भी लेन देन का अनुरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करके वादे तो कर सकते हैं। इससे लिन युआन को झटका लगा और उसे लगा कि खगोलीय संसद एक विशाल कंप्यूटर सर्वर की तरह है जिसमें वह और वह सिस्टम का हिस्सा हैं। यह एक अपराजय उपहार की तरह था जो किताबों के मुख्य पात्रों के पास होता था। वह ऊर्जा या वस्तुओं का उपयोग करके उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठे लोगों से अपने लिए कार्य करने का वादा करवा सकता था। लिन युआन को लगा कि यह आदान प्रदान अनुचित था। लिन युआन के पास पवित्र तलवार चलाने वाली रानी थी, इसलिए वह काल्पनिक नस्ल के परियों की इच्छाशक्ति को अवशोषित कर सकता था।
मिडब्रीड फेस के कानून क्रिस्टल से कानूनों को अवशोषित करके वह पदार्थ के लिए इच्छा शक्ति और कानूनों का आदान प्रदान करने की कीमत चुका सकता था। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाशक्ति और नियमों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। लेकिन लिन युआन को नहीं पता था कि उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर किस तरह के लोग बैठेंगे। लिन युआन ने वेन यू से पूछा, 66 उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठने के लिए किसे चुना जाएगा? वेन यू ने जवाब देते हुए शर्मिंदगी महसूस की, युवा गुरु, राशि चक्र नक्षत्र सीटों की संख्या जो भरी जा सकती है खगोलीय संसद के सितारों के अनुसार तय की जाती है। हालांकि उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों की संख्या मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत के अनुसार तय की जाएगी। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्तमान ताकत केवल 2 उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों को भरने में सक्षम होगी। इसका मतलब है कि जब हम आधिकारिक तौर पर संसदीय बैठक आयोजित करेंगे तो हमारे साथ 2 लोग शामिल हो सकते हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया। वेन यू ने आगे कहा, मैं उन लोगों को नहीं चुन सकता जो उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि सीट पाने के लिए शर्तें बहुत सख्त हैं, अनुचित स्तर तक। जो लोग उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठ पाएंगे उन्हें एक चीज़ के बदले में अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह एक चीज़ ताकत, स्वास्थ्य, धन या बदला भी हो सकती है। उन्हें संसदीय बैठक में उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों द्वारा बुलाए जाने के लिए भी सम्मोहित होना होगा। लिन युआन ने फिर सिर हिलाया, लेकिन जितना अधिक वेन यू का स्पष्टीकरण उसने सुना उतना ही अधिक लिन युआन को लगा कि जिन लोगों के बारे में उसने बात की थी, जो बदले में सब कुछ छोड़ने को तैयार होंगे, वे उन पुस्तकों के MCS की तरह लग रहे थे जिन्हें वह अक्सर पढ़ता था। उनके पास एक लक्ष्य था, वे त्याग करने को तैयार थे और खगोलीय संसद एक प्रणाली जैसी थी। क्या ये किसी कहानी का मुख्य पात्र बनने के लिए संपूर्ण चेकलिस्ट नहीं थी? लिन युआन को यह एहसास था कि वह मुख्य पात्र था। लिन युआन को स्पष्टीकरण देने के बाद वेन यू ने आह भरी। युवा मास्टर मिस्टिक मून ने कहा कि मेरे पास आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। वह ये भी नहीं जानता कि मैं उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों को कब अनलॉक कर पाऊंगा। लिन युआन ने धीरे से लियो सिंहासन के आर्मरेस्ट पर दस्तक दी और पूछा, वेन यू, आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के वर्तमान स्तर के आधार पर कितने फेज को अनुबंधित कर सकते हैं? वेन यू ने जवाब दिया, आपने मुझे जो एलिमेंटल पेपर दिया और मून एम्प्रेस से मिला अर्थ रश गोल्डन लॉर्ड्स दोनों ही सोर्स टाइप लाइफ फॉर्म हैं। वे असली फे नहीं हैं। इसलिए मैंने जिस एकमात्र फे के साथ अनुबंध किया है वह सिल्वर सनलाइट एग्रेट है। मुझे 3 और फे के साथ अनुबंध करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भले ही मैं और फे के साथ अनुबंध कर लूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब एक और विल पावर रून को समझ पाऊंगा। उसने लिन युआन द्वारा समझे गए 8 विल पावर रून्स के बारे में सोचा। वह परेशान नहीं थी क्योंकि वह लिन युआन था, लेकिन वह जानती थी कि विल पावर रून्स को समझना कितना मुश्किल था। इसलिए वह उसकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। लिन युआन ने गहराई से सोचना शुरू कर दिया। उसने वेन यू के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक प्रकार के फे की तलाश करने की योजना बनाई जिसके साथ वह अनुबंध कर सके, लेकिन वह एवियन फेस और एग्रेट प्रजाति फेस से संबद्ध थी। यद्यपि कई मजबूत एग्रेट प्रजाति के फे थे, वे वेन यू की वर्तमान फे प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं थे जो प्रबंधन की ओर झुकाव रखती थी। जाहिर है वेन यू को परियों की खोज दीर्घकालिक स्मृति से करनी होगी या फिर उसे अपने स्रोत प्रकार के जीवन रूपों पर अधिक मेहनत करनी होगी। लिन युआन के पास स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की एक महत्वपूर्ण संख्या थी। इससे पहले जब लिन युआन को स्रोत प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती थीं, तो वह उनकी जांच करता था और उन्हें अलग अलग ब्रोकेट बक्सों में छांटता था। लेकिन जब से उसने एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त की जो लगातार स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती का उत्पादन कर सकती थी, उसके स्रोत प्रकार की वस्तुओं का भंडार लगातार बढ़ता गया। इस प्रकार उसने अपने पास मौजूद स्रोत प्रकार की वस्तुओं की संकुचन आवश्यकताओं और क्षमताओं को देखने में अधिक प्रयास नहीं किया। संसदीय बैठक समाप्त होने के बाद लिन युआन ने अपने सभी स्रोत प्रकार की वस्तुओं को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लाने की योजना बनाई। वह जीनियस को स्रोत प्रकार की वस्तुओं की सभी संकुचन आवश्यकताओं और क्षमताओं को रिकॉर्ड करने का निर्देश देगा। उस समय उसे केवल जीनियस को यह बताना होगा कि जिस स्रोत प्रकार के जीवन रूप की वह तलाश कर रहा है उसमें किस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, और जीनियस उसे तुरंत ढूंढने में सक्षम हो जाएगा। वेन यू ने लिन युआन को देखा जो सिंहासन पर बैठा था। उसके बाल हल्के से सोने से चमक रहे थे। युवा मास्टर, चून की उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीट पर बैठने के लिए किसे बुलाया जा सकता है, इसमें बहुत अधिक परिवर्तनशीलता है। ये सचमुच कोई भी हो सकता है। ये किसी अज्ञात भूमि या संघ से भी आ सकता है जिसके बारे में हमने नहीं सुना है। अगर आपको नहीं लगता कि वे उपयुक्त हैं, तो मैं तुरंत तुला सिंहासन की शक्ति का आह्वान करूंगा और उन्हें बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि वे पास होने योग्य हैं, तो हम उन्हें उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों के साथ एक अनुबंध बनाने की अनुमति दे सकते हैं। भले ही वे एक अनुबंध बनाने में कामयाब हो जाएं, फिर भी हम उन्हें बाहर निकालने के लिए वोट कर सकते हैं, वेन यू ने कहा।
लिन युआन की मुद्रा तुरंत सीधी हो गई और उसके दिल में उत्साह खिल उठा, खासकर जब उसने सुना कि उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीट पर बुलाया गया व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है। इसमें स्वाभाविक रूप से रेडियंस फेडरेशन के बाहर के स्थान भी शामिल थे। इथरियल जेलीफिश की अंतरिक्ष सुरंग को स्टार्लिंग लाइन्स कॉन्टिनेंट और डिवाइन वुड फेडरेशन से नहीं जोड़ा गया था। लिन युआन कभी भी रेडियंस फेडरेशन से बाहर नहीं गया था। हालांकि अब उसके पास रेडियंस फेडरेशन के बाहर के लोगों से मिलने और संभावित रूप से डिवाइन वुड फेडरेशन और स्टार्लिंग लाइन्स महाद्वीप के लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका था। वह तुरंत सोचने लगा कि क्या वह एक वास्तविक सिस्टम है। वह उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठे लोगों को संसाधन प्रदान कर सकता है और स्काई सिटी को अन्य स्थानों तक विस्तारित करने में सक्षम बना सकता है। लिन युआन ने वेन यू से फुसफुसाते हुए कहा, हम कुछ समय से यहाँ हैं। चलो संसदीय बैठक शुरू करते हैं। वेन यू ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उनकी आवाज़ से तुला और सिंह के अलावा अन्य नक्षत्र घूमने लगे और कई उत्तर दक्षिण नक्षत्र बन गए। तारामंडलों में एंड्रोमेडा, सेंटोरस, परसियस, डेल्फिनस, उर्सा माइनर, डोरेडो और बहुत कुछ शामिल थे। हालांकि चूंकि इन उत्तर दक्षिण तारामंडलों को खोला नहीं गया था, इसलिए वे आकाश में धुंधले ही बने रहे। अचानक एंड्रोमेडा और परसियस चमकने लगे और संसदीय बैठक में दो इच्छा शक्तियों को आकर्षित किया। लिन युआन ने असमंजस में वेन यू को देखा। उसने शांति से समझाया, हर उत्तर दक्षिण नक्षत्र एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। अब जिन दो इच्छा शक्तियों का उल्लेख किया जा रहा है वे उन विशेषताओं पर लागू होती हैं जिनका प्रतिनिधित्व एंड्रोमेडा और परसियस करते हैं। लिन युआन ने देखा कि दो मानसिक इच्छा शक्तियों ने एक छायाचित्र बनाया और एंड्रोमेडा तारामंडल सीट पर उतर गईं। एक गहरी और तीव्र इच्छाशक्ति एक अन्य आकृति में संघनित हुई जो परसियस तारामंडल के आसन पर उतरी। ठंड और चोटों की पीड़ा में डूबा हुआ था और मौत का इंतजार कर रहा था। जब उसे भूमिगत छाया तेंदुए ने पीठ पर प्रहार किया था तो उसके मांस के चीर दिए जाने की पीड़ादायक पीड़ा और रक्त जमा देने वाली आवाज ने बेईजू को सचेत कर दिया था कि संभवतः उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी खदानों में खुदाई करते हुए बिताई थी और अनगिनत चोटें झेली थीं। इसलिए वह जानता था कि उसकी चोटें जानलेवा थीं। जीवित रहने के लिए आगे कोई भी संघर्ष उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। लेकिन जब उसकी सहज प्रवृत्ति समाप्त हो गई तो बेईजू को अचानक महसूस हुआ कि वह तारों से जगमगाती दुनिया में प्रवेश कर गया है। जब वह छोटा था तो उसने एक किंवदंती सुनी थी। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि ग्रोटो महाद्वीप सिर्फ एक भूमिगत दुनिया है। सच्चे विशेषज्ञ और धनी लोग हरियाली वाली जगह पर रहने के लिए सतह पर चले जाते थे। ग्रोटो महाद्वीप की सतह पर न तो तेज हवाएं चलती थीं जो मांस को हड्डियों से अलग कर देती और न ही वहां अत्यधिक तापमान होता था। वहां एक संघ था जिसे उपजाऊ संघ कहा जाता था। माना जाता है कि उपजाऊ संघ में रहने वाले लोग रात में ऊपर देखकर तारे देख सकते थे। हालांकि ये सिर्फ एक किंवदंती थी जो उसने बचपन में अपनी मां से सुनी थी। खदानों में क्रूर दैनिक श्रम से गुजरने के बाद बेईजू के पास उपजाऊ संघ और वहां दिखाई देने वाले सितारों पर ध्यान देने का समय नहीं था। फिर भी अब वह न केवल तारे देख सकता था बल्कि वह सचमुच उनके बीच था। बेईजू ये सोचे बिना न रह सकी कि क्या ये परलोक है। इस विचार के मन में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई है। इच्छा शक्ति से बनी आकृति उसे चकित होकर देख रही थी। वह पक्षी जैसी आवाज में बोली, मैं वास्तव में रंग देख सकती हूँ। यिनलिन ने अपने माता पिता के साथ स्वादिष्ट भोजन करने के बाद उसकी नौकरानी सिसी ने उसे बगीचे में घुमाया। दृष्टिहीन यिनलिन ने अपने दिन व्हीलचेयर पर बिताए थे और पढ़ने के बाद बगीचे में घूमना उसका पसंदीदा काम बन गया था। बगीचा ताजे फूलों की खुशबू से भरा हुआ था और सिसी उसे अलग अलग फूलों के बारे में बताती थी। इससे यिनलिन को बेहतर संवेदी दुनिया के साथ बातचीत करने का मौका मिला। जब वह आइरिस की खुशबू सूंघ रही थी तो वह दुनिया को देखने की इच्छा और बदले में कुछ भी त्याग करने की इच्छा को दबा नहीं सकी। शायद वह बहुत देर तक बगीचे में रही थी क्योंकि हवा के झोंके से उसे थकान महसूस हो रही थी। धीरे धीरे यिनलिन सो गया। जैसे ही वह सो गई उसने स्वयं को तारों के बीच पाया। वह अंधकार की दुनिया जिसे वह इतने लंबे समय से जानती थी अचानक शानदार नक्षत्रों के दृश्य से बदल गई। उसके चारों ओर कांस्य की कुर्सियां थीं और उसका आसपास का वातावरण सितारों से भरा हुआ था। आकाश में दो विशाल नक्षत्र थे और एक इच्छाशक्ति उसके बगल में एक व्यक्ति में बदल गई। उसके सामने एक पुरुष और एक महिला बैठे थे जो दिव्य प्राणी जैसे दिख रहे थे और सुनहरे सिंहासनों पर बैठे थे। वह ये सब बहुत साफ साफ देख सकती थी। यिनलिन सपने तो देख सकती थी लेकिन वह सिर्फ आवाज़, स्वाद और अजीबोगरीब आकृतियों को ही देख सकती थी जिनकी उसने कल्पना की थी। हालांकि वह कभी भी रंग या रोशनी में सपने नहीं देख सकती थी। जो व्यक्ति कभी देख नहीं पाया था उसके लिए यिनलिन को रंगों की कोई अवधारणा नहीं थी। लेकिन अब उसे पता था कि वह ऐसा कर सकती है। इससे यिनलिन को ये बात समझ में आ गई कि वह सपना नहीं देख रही थी, ये सच था।
लिन युआन ने यिनलिन की ओर देखते हुए अपनी भौं उठाई और थोड़ा सिर हिलाया। वह इस बात की पुष्टि करने में सफल रही कि खगोलीय संसद की दुनिया वास्तविकता से अलग थी, लेकिन फिर भी असली थी। जिस क्षण वह अंदर गई, शायद उसकी अंधी होने के कारण यह अधिक प्रभावशाली था, लेकिन लिन युआन उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इसकी तुलना में बेईजू काफी सुस्त लग रहा था और उसने तो यहाँ तक अनुमान लगा लिया था कि वह परलोक में प्रवेश कर चुका है। जिस क्षण बेईजू और यिनलिन को संसदीय बैठक में बुलाया गया, लिन युआन को लगा कि वह वास्तव में एक ऐसी प्रणाली की तरह था जिसके बारे में विज्ञान कथा उपन्यासों में लिखा गया था। वह बेईजू और यिनलिन की इच्छाशक्ति की रूपरेखा का थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता था। वह उनके नाम और उनके जीवन के कुछ अनुभवों को जानता था। उस समय वेन यू ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए लिन युआन से कहा, बेईजू नामक व्यक्ति वास्तविक जीवन में मरने वाला है। इस प्रकार संसदीय बैठक से भी उसकी इच्छाशक्ति गायब होने वाली है। हालांकि संसदीय बैठक वास्तविकता से अलग थी, लेकिन इसमें शामिल होने वाले लोगों के आंकड़े इच्छाशक्ति और उनकी आत्मा से जुड़े थे। यह अभी भी वास्तविकता में आत्मा और इच्छाशक्ति से जुड़ा हुआ था। यदि उनका शरीर मर गया तो इच्छाशक्ति और आत्मा भी दिव्य दुनिया से गायब हो जाएगी। लिन युआन ने भौहें सिकोड़ी। जबकि बेईजू और यिनलिन चौंकने में व्यस्त थे, लिन युआन ने उनकी इच्छाशक्ति से उनके जीवन का एक हिस्सा पहले ही देख लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक साथ 2 फिल्में देख रहा हो। यिनलिन की पूरी जिंदगी देखभाल की गई और उसके साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार किया गया। हालांकि वह देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने ज्यादातर लोगों की तुलना में ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी। इसके विपरीत बेईजू ने जीवन का एक दुष्चक्र जिया था। जब वह इतना बीमार नहीं था कि चलने फिरने में असमर्थ हो जाए, तो वह खदान में काम करता रहता था। वह खदान से इसलिए बच निकला क्योंकि उसने अपने भोजन का 1/4 हिस्सा अपने बीमार साथी को दे दिया था। भूमिगत खदान में जीवन का मतलब था कि हर किसी को अपनी पूरी ताकत लगाकर और अधिक खदानें खोदनी होंगी। चूंकि बेईजू बेहतर शारीरिक बनावट वाले लोगों में से एक था, इसलिए उसे अधिक भोजन दिया गया। बिना अनुमति के अपने भोजन का एक हिस्सा दान करने से उन्होंने अगले दिन की अपनी उत्पादकता कम कर दी, जिससे खदान के मालिक का लाभ भी कम हो गया। लिन युआन बेईजू की इच्छाशक्ति से बता सकता था कि वह एक देवता की तरह लग रहा था जो चुपचाप ब्रोटो महाद्वीप को देख रहा था। ब्रोटो महाद्वीप लिन युआन की कल्पना से भी अधिक बंजर था। ब्रोटो महाद्वीप के स्पिरिट क्यूई पेशेवर रेडियंस फेडरेशन के लोगों की तरह नहीं थे, जो उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य ग्रेड फेय की तलाश कर सकते थे। ब्रोटो महाद्वीप में सामान्य आत्मा क्यूई पेशेवरों ने फे को अनुबंधित करने में सक्षम होने को एक चमत्कार माना। उन्हें फे की क्षमताओं और गुणवत्ता के बारे में चुनने का अधिकार नहीं था। ब्रोटो महाद्वीप में फेयस को ढूंढ पाना पहले से ही अत्यंत दुर्लभ था। जो दुर्लभ फेय दिखाई देते थे, वे ज्यादातर अभिजात वर्ग के नियंत्रण में थे। उन्हें कभी भी बेईजू जैसे लोगों को नहीं दिया जाता था, जो खदान खोदते थे। युआन को बेईजू के लिए दुख हुआ, जो मरने वाला था। वह वास्तव में एक सहानुभूतिपूर्ण और अच्छा व्यक्ति था। लिन युआन बेईजू की इच्छाशक्ति से यह महसूस कर सकता था कि वह ऐसे वातावरण में रहने के बावजूद थोड़ी गर्मजोशी बनाए रखने में कामयाब रहा था। शक्ति के अलावा स्काई सिटी चरित्र को भी महत्व देती थी। बेईजू का किरदार निश्चित रूप से लिन युआन की उम्मीदों पर खरा उतरा। चूंकि खगोलीय संसद ने बेईजू को लिन युआन की मदद करने का यह मौका दिया था, इसलिए लिन युआन ने इस मौके का अच्छी तरह से उपयोग करने की योजना बनाई। काल्पनिक कहानियों के कथानक के अनुसार सबसे अधम प्राणी भी अजेय बन सकता है जब उसे कोई उपहार दिया जाए। बेईजू एक तुच्छ प्राणी से कहीं बढ़कर था। उसने 22 वर्ष की आयु से पहले ही इच्छाशक्ति रून को समझ लिया था। रेडियंस फेडरेशन में उसे शालीनता से प्रतिभाशाली माना जाता था। ब्रोटो महाद्वीप की भूमिगत दुनिया में, जहां परी दुर्लभ थे, लिन युआन को विश्वास था कि वह बेईजू के समान किसी व्यक्ति का पालन पोषण आसानी से कर सकेगा। लिन युआन ने वेन यू से कहा, स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग करें। वेन यू को तुरंत एहसास हुआ कि लिन युआन बेईजू को ठीक करना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे उसने उसे बचाया था। खगोलीय संसद भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकती थी, लेकिन उपचार के लिए ऊर्जा के आदान प्रदान की आवश्यकता थी। लिन युआन को बदले में इच्छाशक्ति प्रदान करने की आवश्यकता थी। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला था, वेन यू ने लिन युआन को फिर से याद दिलाया, युवा मास्टर, ऊर्जा के आदान प्रदान में इच्छाशक्ति की कीमत चुकानी पड़ेगी। लिन युआन ने सिर हिलाया। वेन यू ने कुछ और नहीं कहा और तुरंत स्टार स्पिरिट सीड को सक्रिय कर दिया। उन्होंने माउंटेन जेड की कली को मुक्त किया जो वास्तव में जीवन शक्ति थी और इसे बेईजू की ओर निर्देशित किया। लिन युआन के ऊपर सिंह राशि के नक्षत्र ने तुरंत लिन युआन द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। फिर सिंह राशि का नक्षत्र तब तक आगे बढ़ा जब तक कि वह बेईजू के सिर के ऊपर नहीं पहुंच गया और उसने ऊर्जा को बेईजू पर उतार दिया। जब जीवन शक्ति बेईजू में स्थानांतरित हो रही थी, लिन युआन ने डार्क स्पिरिट आई टेडपोल के मांस से प्राप्त इच्छाशक्ति का बलिदान करने का फैसला किया।
हालांकि उन्होंने महसूस किया कि डायमंड वीक फैंटेसी 3 डार्क स्पिरिट आई टेडपोल की इच्छा शक्ति का छठा हिस्सा समाप्त हो चुका था। इस लागत के कारण लिन युआन को शारीरिक पीड़ा हुई। खगोलीय संसद में संसाधनों के आदान प्रदान की कीमत बहुत अधिक थी। हालांकि लिन युआन जल्द ही स्तब्ध रह गया। लिन युआन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने जो इच्छाशक्ति त्याग दी थी वह वेन यू के माथे पर स्थित बिल्ली की आंख के पत्थर पर जा गिरी और उसके साथ जुड़ गई। इससे लिन युआन को समझ में आया कि वेन यू ने क्या नहीं कहा था जब वह बीच वाक्य में रुक गई थी। जाहिर है, खगोलीय संसद भी इच्छाशक्ति और उन कानूनों को अवशोषित कर सकती है जो लोग अपने सितारों को बढ़ाने के लिए बदले में बलिदान करते हैं। लिन युआन को इतनी इच्छाशक्ति खत्म होने पर कुछ दुख हुआ था, लेकिन अगर इससे वेन यू को खगोलीय संसद के सितारों को बढ़ाने की अनुमति मिल सकती है तो लिन युआन को लगा कि यह इसके लायक है। आखिरकार लिन युआन की अपनी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी भी इच्छाशक्ति और कानूनों में हेरफेर करती है। लिन युआन आसानी से लॉ क्रिस्टल से इच्छाशक्ति और कानून निकालने में सक्षम था जो मृत काल्पनिक नस्ल और मिथक नस्ल के फेसे प्राप्त हुए थे। वह संसाधनों के बदले में उनका बलिदान कर सकता था। कोई भी अन्य व्यक्ति इसकी लागत वहन नहीं कर सकता था, फिर भी लिन युआन इसे आसानी से वहन कर सकता था। जीवन शक्ति के हस्तांतरण ने बेई जू की इच्छाशक्ति या आत्मा को प्रभावित नहीं किया। इस प्रकार संसदीय बैठक में बेई जू को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। हालांकि इस घटना से बेई जू और यिनलिन अपने शुरुआती सदमे से उबर गए। उसी समय बेई जू और यिनलिन ने एक चमकदार महिला आवाज सुनी, खगोलीय संसद की संसदीय बैठक में आपका स्वागत है। बेई जू और यिनलिन ने वेन यू की आवाज का अनुसरण किया जो तुला सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन जल्द ही उनकी निगाहें लिन युआन पर टिक गईं, जो लियो सिंहासन पर बैठा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन ने फिर से स्टार स्पिरिट सीड की क्षमता का इस्तेमाल किया था और वास्तविकता में यिनलिन के शरीर की ओर जीवन शक्ति को निर्देशित करना जारी रखा था। चूंकि जैस्मिन लिली के कटे हुए अंगों का विकास नष्ट हो चुके शरीर को पुनः विकसित करने के लिए उसके आनुवंशिक मॉडल का उपयोग कर सकता था, इसलिए जब तक यिनलिन के आनुवंशिक मॉडल का दृष्टि भाग बरकरार था, कटे हुए अंगों का विकास उपचार शुरू करने में सक्षम होगा। लिन युआन जिन स्मृतियों तक पहुंच पाती थी वे ज्यादातर उसकी इच्छाशक्ति से आती थीं। जब तक यिनलिन को याद है वह देख नहीं पाई थी। इसलिए लिन युआन को यकीन नहीं हो रहा था कि यिनलिन के जेनेटिक मॉडल का दृष्टि वाला हिस्सा बरकरार है। इसलिए उसने केवल थोड़ी मात्रा में जीवन शक्ति का इंजेक्शन लगाया। यदि उसके आनुवंशिक मॉडल का दृष्टि भाग अभी भी बरकरार होता तो वास्तविकता में लौटने पर वह कम से कम प्रकाश देख पाती और कुछ आकृतियों और रंगों को पहचानने में सक्षम हो पाती। यदि यह प्रभावी रहा तो अगली बार जब वह खगोलीय संसद की संसदीय बैठक में वापस आएगी तो लिन युआन उसे पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम होगा। जब इच्छाशक्ति समाप्त हो गई तो लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के वस्त्र में अंकित इच्छाशक्ति और नियमों को मुक्त करना चाहा। इच्छाशक्ति और नियमों की राजसी आभा ने बेई जू को, जिसने अपना सारा जीवन एक बंजर भूमि में बिताया था, और यिनलिन को, जो अंततः देख सकता था, गहराई से झकझोर दिया। यिनलिन और बेई जू ने एक स्वर में पूछा, क्या हो रहा है? आप कौन हैं? लिन युआन ने तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने देखा कि वेन यू उसकी ओर देख रही थी। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। उसके माथे पर लगे बिल्ली की आंख के पत्थर की रोशनी काली हो गई थी। लिन युआन जानता था कि ऐसा वेन यू की आध्यात्मिक ऊर्जा के चरम पर पहुंच जाने के कारण हुआ था। खगोलीय संसद केवल सीमित समय के लिए ही संसदीय बैठक आयोजित कर सकती थी। इसके अलावा वेन यू ने उसे खगोलीय संसद की दुनिया के कामकाज को समझाने में बहुत लंबा समय बिताया था। लिन युआन ने वेन यू द्वारा खड़े होकर यिनलिन और बेई जू से कही गई बातों को याद किया। संसदीय बैठक में प्रवेश करने से पहले आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। यदि आप अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं तो आप इस अनुभव को दिव्य क्षेत्र में एक छुट्टी के रूप में मान सकते हैं। अन्यथा आप एक सप्ताह के बाद वापस आएंगे। उस समय आप अपना अनुरोध बता सकते हैं और बदले में आपको समान महत्व का कार्य पूरा करना होगा। बेशक अगर आप मना भी कर दें तो भी आप पाएंगे कि मैंने आपको इस यात्रा से एक छोटा सा उपहार दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। इससे पहले कि बेई जू और यिनलिन जवाब दे पाते, वे संसदीय बैठक से गायब हो गए। वेन यू के चेहरे पर पसीने की एक पतली परत दिखाई दी जब वह लिन युआन से कुछ कहने के लिए मुड़ी। युवा गुरु, मेरे पास अभी जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, संसदीय बैठक के आधे घंटे बाद मैं अपनी सीमा पर पहुंच जाऊंगा। यिनलिन और बेई जू को एंड्रोमेडा और परसियस ने यहां बुलाया था। अगली बार जब वे सो जाएंगे तो वे यहां खुद को निर्देशित कर पाएंगे। लेकिन क्या वे अगले सप्ताह फिर से इतनी गहरी नींद सो पाएंगे? लिन युआन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। वे वास्तव में अगले सप्ताह का इंतजार करेंगे। अल्पविराम। ठंडी हवा के कुछ झोंकों ने बेई जू को चौंका दिया। वह सहज रूप से उठ बैठा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी अचानक हरकत से भूमिगत छाया तेंदुए के पंजों से लगी चोट और भी बढ़ सकती है।
हालांकि उन्होंने पाया कि उनकी पीठ में कोई दर्द नहीं था। भूमिगत दुनिया में जहां भी कोई ऐसा पत्थर नहीं होता जो खुद से रोशनी कर सके, वहां अंधकार ही अंधकार होता। इसलिए बेईजू अपने शरीर को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। लेकिन जब उसने अपने शरीर को टटोला तो उसे एहसास हुआ कि उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसके शरीर में हुए परिवर्तन से उसे वह दिव्य प्राणी पुरुष और स्त्री तथा पुरुष द्वारा कही गई बातें याद आ गईं। अचानक उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रेरणा की झलक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, खगोलीय संसद। वह फिर से अपनी यादों में खो गया और धीरे धीरे चट्टान के खंभे से नीचे उतरा। उसका बरामद शरीर तेज धाराओं में बह गया था और वह केवल अपना सिर पानी से ऊपर रख पाया। उसने योजना बनाई कि उसे किसी उपयुक्त स्थान पर ले जाया जाए जहां से वह बाहर निकल सके। यद्यपि ग्रोटो महाद्वीप उजाड़ था, फिर भी वहां अनेक जड़ प्रजातियां वाले पौधे और कीड़े थे। बेईजू ने अगले कुछ दिनों तक खुद को खिलाने के लिए कुछ कीड़े और पौधे खोजने का फैसला किया। वह चुपचाप एक सप्ताह बीतने का इंतजार करेगा और फिर उसे रहस्यमय और विशाल तारों से जगमगाते क्षेत्र में वापस बुला लिया जाएगा। उसने ये भी सोच लिया था कि वह क्या अनुरोध करेगा। वह एक ऐसा परी चाहता था जिसके साथ वह अनुबंध कर सके या अपने पिता, माता और बड़ी बहन का बदला ले सके। इस भूमिगत दुनिया में अकेले जीवित रहना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अल्पविराम। सो रही यिनलिन ने अचानक सिसी की आवाज़ सुनी, मिस, हवा तेज हो रही है। अगर आप थकी हुई हैं तो चलिए आपको आराम करने के लिए आपके बेडरूम में ले चलते हैं। हालांकि अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन आप बाद में झपकी से उठ सकती हैं, कुछ नाश्ता कर सकती हैं और फिर भी पढ़ने के लिए 1 घंटा बच जाएगा। यिनलिन सिसी की आवाज़ सुनकर जाग गई और उसने पाया कि अब वह सिर्फ अंधकार ही नहीं बल्कि प्रकाश भी देख सकती है। इस परिवर्तन ने यिनलिन को खगोलीय संसद की संसदीय बैठक नामक स्थान की याद दिला दी। हमेशा शांत रहने वाली यिनलिन कांपने लगी और उसने शांति से कहा, सीसी, मुझे मेरे कमरे में वापस ले चलो। कमरे में वापस आकर बिस्तर पर लेटने के बाद यिनलिन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें बह निकलीं। यद्यपि वह अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, फिर भी अंततः प्रकाश उसकी दुनिया में प्रवेश कर चुका था। वह सामान्य आकृतियां और रंग देख सकती थी। यह एक ऐसा सपना था जिसके पूरा होने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वह आमतौर पर झपकी लेती थी, लेकिन वह बिल्कुल भी थकी हुई नहीं थी। इसके बजाय वह उत्सुकता से अपने आसपास के माहौल को देख रही थी। उसे याद आया कि उस आदमी ने क्या कहा था जो किसी दिव्य प्राणी जैसा दिख रहा था, और उसने बुदबुदाया, क्या मुझे प्रकाश देखने की अनुमति देना वह उपहार है जिसका आपने उल्लेख किया था। यिनलिन ने जल्दी से अपने बिस्तर पर बंधी घंटी बजाई। घंटी बजने पर बाहर खड़ी सिसी को दरवाजा खोलने और अंदर आने का संकेत मिला। सिसी यिनलिन के पास गई और देखा कि यिनलिन ने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी थी। सिसी ने उत्सुकता से पूछा, मिस, क्या आपकी आंखें असहज महसूस कर रही हैं? लेकिन जब सिसी ने यिनलिन की आंखों में देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उसके पैरों में मानो सारी ताकत खत्म हो गई थी। सिसी ने कसम खाकर कहा कि उसने कभी इतनी साफ, सुंदर हरी आंखें नहीं देखी थीं। एक शब्द सिसी के दिमाग में आया, परी। यिनलिन हंसने लगी। कुछ ही देर बाद सिसी ने महसूस किया कि यिनलिन ने सिसी के गले में बंधी गांठ को छुआ है। सीसी, क्या यह नीला है? यिनलिन ने उत्सुकता से पूछा। सिसी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मिस, यह नीला है। लेकिन यिनलिन के सवाल का जवाब देने के बाद सिसी फिर से स्तब्ध रह गई। फिर वह आश्चर्य और खुशी से फूट पड़ी। मिस, आप प्रकाश और रंग देख सकती हैं। यिनलिन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम सही थे। नीला रंग अच्छे मूड का प्रतिनिधित्व करता है। यिनलिन हमेशा से ही संवेदनशील रही थी और उसे पता था कि सिसी बहुत उलझन में है। सिसी इतनी खुश थी कि वह रोने लगी। मिस, ये बहुत बढ़िया है कि आप देख सकती हैं। मास्टर और मालकिन बहुत खुश होंगे। यिनलिन ने अपना हाथ सिसी की गर्दन पर बंधी गांठ से ऊपर उठाया और उसकी उंगलियां सिसी के गालों पर बह रहे गर्म आंसुओं के संपर्क में आईं। वह केवल सीसी की सामान्य आकृति ही देख पा रही थी। अब वह और भी अधिक देखने के लिए लालायित हो उठी और उसने ये शब्द बुदबुदाए, खगोलीय संसद। यिनलिन ने सोचना शुरू किया कि वह क्या अनुरोध करेगी। वह दुनिया को स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी। सिसी, उसके परिवार और दादाजी बटलर का चेहरा देखना चाहती थी। उसका हृदय उस व्यक्ति के प्रति असीम कृतज्ञता से भर गया जिसने उसे यह उपहार दिया था। ये एक छोटा सा उपहार उसे अब तक मिला सबसे कीमती उपहार था। कुछ ही देर बाद यिनलिन ने सिसी के चेहरे को छुआ और कहा, सिसी, मुझे याद दिलाना कि 6 दिन बाद मुझे सोना नहीं है। मुझे 7वें दिन पूरा दिन सोना है। मुझे अभी मेरे माता पिता के पास ले चलो। मैं माँ के स्ट्रॉबेरी जैम का रंग देखना चाहता हूँ। अल्पविराम। लिन युआन प्रशिक्षण कक्ष में जाग गया और वेन यू से कहा, जो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था, बड़े भाई लियू से कहो कि वह तुम्हारे लिए एंजेलफिश ऑफ ब्लिस के कुछ फिश कोड ढूंढ लें। ये तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने में मदद कर सकता है।
वेन यू ने सिर हिलाया और चिंता से पूछा, युवा मास्टर, क्या ये वास्तव में ठीक है कि आपने खगोलीय संसद के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग किया? लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ये लागत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या खगोलीय संसद इच्छाशक्ति या मछली कोड को अवशोषित करने से तेजी से विकसित होगी? वेन यू ने दोनों चरों की सावधानीपूर्वक गणना की और फिर कहा, आपने स्टार स्पिरिट सीड का 2 बार उपयोग किया, जिसका प्रभाव 40 मछली कोटों के उपयोग से बेहतर था। जब वेन यू ने देखा कि लिन युआन की भावना में कोई बदलाव नहीं आया है, तो उसे यकीन हो गया कि लिन युआन को इन इच्छाशक्तियों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। तभी वह अपनी चिंता को कम कर सकी। लिन युआन ने फैसला किया कि वह स्टार स्पिरिट सीड के लिए अधिक इच्छाशक्ति और कानूनों का उपयोग करेगा ताकि खगोलीय संसद जल्द ही अपने सितारों को बढ़ा सके। खगोलीय संसद में इच्छाशक्ति और कानूनों का निवेश करने से न केवल वेन यू को खगोलीय संसद के सितारों को बढ़ाने में मदद मिली, बल्कि इससे लिन युआन को भी लाभ हुआ। जब लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को बड़ी मात्रा में इच्छाशक्ति और कानून खिलाए, तो इच्छाशक्ति और कानूनों की छँटाई के संबंध में समस्याएं उत्पन्न हुईं। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के वस्त्र की दुनिया कानूनों और इच्छाशक्ति के प्रतिनिधित्व से बनी थी। स्कर्ट में एक जैसी इच्छाशक्ति और कानून एक साथ नहीं मिल पाते थे, इसलिए स्कर्ट पर बनी तस्वीरें अक्सर आपस में टकराती थीं। यह उसी तरह था जैसे डुआनहे ने लिन युआन को जो विधि क्रिस्टल के टुकड़े दिए थे, उन्हें 5 समूहों में विभाजित किया गया था और वे 5 अलग अलग मिथक नस्ल के परियों से आए थे। उनमें से एक गिल्ड फ्लेम्स ड्रैगन लाइस था, जिसने ब्रॉइलिंग फ्लेम कानूनों को समझ लिया था। जब लिन युआन सुन निंगजियांग के साथ व्यापार कर रही थी, तो उसने सबसे पहले उसे लॉ क्रिस्टल के टुकड़े भेजकर उस पर अपना भरोसा प्रदर्शित किया था। लिन युआन ने पहले ही सन निंगजियांग से प्राप्त कानून क्रिस्टल के टुकड़े पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को अवशोषित करने के लिए दे दिए थे। इस प्रकार शुद्ध कानूनों वाले कई कानून क्रिस्टल संघनित हो गए थे। सन निंगजियांग ने उसे जो विधि क्रिस्टल के टुकड़े दिए थे, उनमें से एक फे था, भुना हुआ कवच पवित्र लेडीबर्ड, जिसने भूनने वाली ज्वाला के नियमों को समझ लिया था। गिल्ड फ्लेम्स ड्रैगन लाइस और रोस्टेड आर्मर सेक्रेड लेडीबर्ड के कानून बहुत समान थे। हालांकि ब्रॉइलिंग फ्लेम्स कानून रोस्टिंग फ्लेम कानूनों की तुलना में बहुत अधिक गर्म थे। यद्यपि दोनों कानून बहुत अलग नहीं लग रहे थे, लेकिन उनकी छवियां तुरंत पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर लड़ने लगीं। भूनने वाली लपटों का नियम भूनने वाली लपटों के नियम से ज्यादा पूर्ण था, इसलिए लिन युआन स्कर्ट पर उनमें से सिर्फ एक को रखना ज्यादा पसंद करेगी ताकि स्कर्ट पर उनके बीच लड़ाई से बचा जा सके, जिससे स्कर्ट पर बनी तस्वीर खराब हो जाएगी। खगोलीय संसद को कानून देकर लिन युआन सावधानीपूर्वक उन कानूनों को छान रहा था जिन्हें पवित्र तलवार चलाने वाली रानी आत्मसात कर लेगी। इससे लिन युआन को कानूनों में कटौती करने और केवल सर्वोत्तम कानूनों को ही बरकरार रखने की अनुमति मिल जाएगी। स्वाभाविक रूप से ये तर्क इच्छाशक्ति पर भी लागू होता है। जब लिन युआन ने सन निंगजियांग से पर्याप्त मात्रा में लॉ क्रिस्टल के टुकड़े प्राप्त कर लिए, तो फैंटेसी ब्रीड फेयर्स की इच्छाशक्ति लिन युआन की नज़र में भी नहीं आ सकी। हालांकि अभी तक पवित्र तलवार चलाने वाली रानी किसी भी कानून और इच्छाशक्ति को स्वीकार करेगी। वेन यू की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने के बाद खगोलीय संसद ने संसदीय बैठक में अधिक लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी। उस समय बहुत अधिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। यद्यपि स्वर्गीय युवती श्रेणी के तात्विक मोती भौतिक वस्तुएं थीं, फिर भी वे ऐसी वस्तुएं थीं जिनमें सांद्रित शुद्ध तात्विक ऊर्जा निहित थी। लिन युआन को संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग करने के लिए इच्छाशक्ति और कानूनों का भुगतान करने की आवश्यकता थी। यदि लिन युआन वास्तव में एक प्रणाली थी और उत्तर दक्षिण तारामंडल सीटों पर बुलाए गए लोग एमसी थे, तो लिन युआन चाहता था कि वे उस महाद्वीप में एक स्काई सिटी स्थापित करें जहां से वे उत्पन्न हुए थे। हर स्काई सिटी जो बसाई गई थी, वह तारों के अंदर की आग की तरह होगी। जब तारों के अंदर की आग एक निश्चित सीमा तक जल जाएगी, तो वह सीमा पार करके दूसरे स्काई सिटी तक पहुंच जाएगी। अंततः सभी स्काई सिटीज को आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस सपने को पूरा करने के लिए सिस्टम के रूप में लिन युआन का मुख्य कार्य संसाधनों को इनपुट करना था। लिन युआन के पास सबसे मूल्यवान संसाधन स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती थे। इसलिए वह चाहता था कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ज्यादा इच्छाशक्ति को अवशोषित करे। इसलिए उसे मृत फैंटेसी नस्ल के पक्षियों को खोजने की जरूरत थी। लिन युआन ने नहीं सोचा था कि यह एक मुश्किल काम था। यदि मैं मृत ब्रीड फेस से लॉ क्रिस्टल के टुकड़े भी प्राप्त कर सकूं, तो मुझे मृत फैंटेसी ब्रीड फेस के शरीर प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। लिन युआन सन परिवार के कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और सी ब्लिस कबीले के साथ काम कर रहा था। भले ही सी ब्लिस कबीले ने अंततः उसके खिलाफ हमला करने का फैसला किया हो, फिर भी वे अभी भी सहयोग कर रहे थे। लिन युआन को लगा कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और सी ब्लिस कबीले उसे मृत फैंटेसी ब्रीड फे के शवों को इकट्ठा करने में मदद करने में प्रसन्न होंगे। आखिरकार वह उन्हें क्लास 4 और यहां तक कि शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर संसाधन भी प्रदान कर सकता था।
चूंकि उसने सी ब्लिस कबीले को आतंकित करने की योजना बनाई थी, इसलिए उनके साथ उसकी साझेदारी निश्चित रूप से अल्पकालिक थी। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके सी ब्लिस कबीले से सभी आवश्यक संसाधन निकालने की आवश्यकता थी। इस मामले में लिन युआन बहुत आश्वस्त था। उसे पूरा भरोसा था कि सी ब्लिस कबीला कभी भी उसकी पेशकश को अस्वीकार नहीं करेगा। इस बीच वेन यू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली थी और अब उसे पहले जैसा चक्कर नहीं आ रहा था। वह खड़ी हुई और लिन युआन से बोली, युवा मास्टर, मैं स्काई सिटी के निजी गुट के क्षेत्र का काम संभालने जा रही हूँ। रात में मैं हिडन मून पवेलियन में वापस आऊंगी और आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को व्यवस्थित करूंगी। लिन युआन ने सिर हिलाया और कुछ देर रुककर कहा, आपने म्याओ परिवार के बारे में सारी जानकारी व्यवस्थित कर ली है। अभी के लिए आप सिर्फ उनकी गतिविधियों पर ध्यान दे सकते हैं। आपको सी ब्लिस कबीले पर भी इतनी बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। बस सन परिवार के कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की जांच करने पर ध्यान दें, खास तौर पर उनके परिवार के उस सदस्य की मांसपेशियों में गंभीर चोट है जिसके इलाज के लिए लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया की ज़रूरत है। चूंकि वेन यू एक सप्ताह तक हिडन मून पवेलियन में रही थी, इसलिए वह इस बात से अनजान थी कि स्टार वेब और हवेली में क्या हुआ था। लेकिन जब उसने लिन युआन को दूसरी बार सन परिवार का जिक्र करते सुना तो उसे पता चल गया कि उसे उनके बारे में जानकारी की अधिक तत्काल आवश्यकता है। उसने पहले भी सन परिवार के बारे में सुना था। जब वह रेडियंट मून पैलेस में एक आत्मा परिचारिका के रूप में काम कर रही थी तो उसने अक्सर 8 ट्रिग्रामों को शीर्ष गुटों के बारे में गपशप करते सुना था। जिन क्यू ने एक बार आधे साल तक सन परिवार के बारे में रोज़ाना और मजाकिया लहजे में बात की थी। ऐसा लग रहा था कि सन परिवार के शीर्ष श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर्स में से 3 ने उन्हें धोखा दिया था और सन परिवार ने अंततः उन्हें मार डाला। हालांकि वेन यू ने कभी गपशप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके बारे में विस्तृत समाचार नहीं जानते थे। युवा मास्टर, बस 2 दिनों में मैं आपको सन परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो जाऊंगा। वेन यू अपने कमरे में गई, स्टार वेब पर लॉग इन किया और तुरंत काम करना शुरू कर दिया। लिन युआन ने प्रशिक्षण कक्ष छोड़ दिया और शेष 160 में से 10 सबसे अच्छे मछली कोट चुने और उन्हें लियू जी को दे दिया, जो कि रसोई में सामग्री तैयार कर रहे थे। युआन ने लियू जी को मछली के कोट को कुरकुरे क्रैप्स में भूनने का निर्देश दिया, जिसका उपयोग वेन यू भविष्य में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कर सकती थी। लिन युआन पानी गैंडे चमड़े के सोफे पर बैठ गया और क्यूई हेताओ को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया। उनकी मुलाकात स्टार वेब पर स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र में क्यूई हेताओ से हुई थी। लिन युआन ने शुरू में साझेदारी पर चर्चा करने के लिए वास्तविक जीवन में मिलने के क्यूई हेताओ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन क्यूई हेताओ द्वारा आतिथ्य के बार प्रस्तावों के बाद लिन युआन ने अंततः क्यूई हेताओ के साथ फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान किया। लिन युआन ने फ़ोन की घंटी 3 बार सुनी, उसके बाद क्यू हेताओ ने फ़ोन उठाया। क्यू हेताओ ने दोस्ताना लहजे में कहा, भाई, मैं स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र में आपका नाम वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाया। क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? लिन युआन ने हंसते हुए जवाब दिया, आपको मुझे भाई कहने की ज़रूरत नहीं है। ये देखते हुए कि मैंने आपको 3 दिनों में 100 विकसित एंजेलफिश ऑफ ब्लिस दिए हैं, मुझे विश्वास है कि सी ब्लिस कबीला अब स्काई सिटी की ईमानदारी को स्वीकार करता है। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि स्काई सिटी को सी ब्लिस कबीले से उसी स्तर की ईमानदारी मिली है। क्या आपको सच में लगता है कि आप स्काई सिटी को केवल मध्यम से उच्च श्रेणी की वयस्क एंजेलफिश ऑफ ब्लिस देने के बाद मुझे भाई कह सकते हैं? क्यू हेताओ का स्वर तुरंत ही झुंझलाहट के साथ सख्त हो गया। क्या मैंने अपने अधीनस्थों को आपको 80 उच्च श्रेणी और 20 सर्वोच्च श्रेणी के वयस्क एंजेलफिश ऑफ ब्लिस देने का निर्देश दिया था? मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ये गलत किया। क्यू हेताओ का स्वर अनुनय में बदल गया और उसने कहा, भाई, मैं हमारे अगले सौदे में आपको मुआवजा दूंगा। मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि वे आपको 60 उच्च श्रेणी और 40 सर्वोच्च श्रेणी के एंजेलफिश ऑफ ब्लिस दें। इसके लिए मुझे खेद है। हाँ, क्या आपको मछली के कोट पसंद हैं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए चुने हैं? वे सी ब्लिस कबीले के लिए सबसे अच्छे हैं। लिन युआन के शब्द मुस्कुराते हुए क्यूई हेताओ के लिए एक हिंसक थप्पड़ की तरह थे। यदि यह कोई और समय होता तो क्यू हेताओ ने कभी भी अपना अभिमान नहीं त्यागा होता, चाहे वह स्काई सिटी के साथ काम करना कितना भी चाहता हो। हालांकि स्काई सिटी ने अभी सी ब्लिस कबीले को 100 कांस्य महाकाव्य गर्भित एंजेलफिश ऑफ ब्लिस वितरित की थी। इससे उनके पिता, जो सी ब्लिस कबीले के नेता थे, को अन्य सभी व्यापारिक लेन देन बंद करने और ब्लिस के एंजेलफिश के पोषण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेने का अवसर मिला। उन्होंने सी ब्लिस कबीले और कनेक्टेड बीस्ट पार्क के बीच अनुबंध के साथ स्पिरिट गार्ड्स के पास लोगों को पहले ही भेज दिया था, ताकि कनेक्टेड बीस्ट पार्क को सी ब्लिस कबीले के व्यापार मॉडल में परिवर्तन की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा सके। ये कहा जा सकता है कि सी ब्लिस कबीले को स्काई सिटी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की सख्त जरूरत थी, अन्यथा सी ब्लिस कबीला भविष्य में कनेक्टेड बीस्ट पार्क के क्रोध की दया पर होगा। क्यूई हेताओ खुद को रोक नहीं सका, लेकिन खुद को आहें भरने लगा।
मैं पहले बहुत अदूरदर्शी था। मैंने स्काई सिटी को ब्लिस की वयस्क एंजलफिश क्यों दी? लिन युआन के चेहरे पर एक प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई दी जब उसने पानी के गेंडे के चमड़े के सोफे के नरम चमड़े को धीरे से खटखटाया। क्यू हेताओ वास्तव में सी ब्लिस कबीले का युवा नेता था। उसने जो बातें कहीं वे बहुत दिलचस्प थीं। लिन युआन को क्यूई हेताओ के रवैये के बारे में कोई उलझन नहीं थी। आखिरकार स्काई सिटी ने सी ब्लिस कबीले के सामने अपने प्रभावशाली क्रिएशन मास्टर संसाधनों का प्रदर्शन किया था। यद्यपि क्यूई हेताओ गलती स्वीकार कर रहा था, वह वास्तव में लिन युआन की क्षमता का परीक्षण कर रहा था। क्यू हेताओ ने हर लेन देन के साथ 80 वयस्क उच्च श्रेणी और 20 सर्वोच्च श्रेणी के एंजलफिश ऑफ ब्लिस का व्यापार करके सी ब्लिस कबीले का आखिरी तुरुप का पत्ता भी दिखाया था। उसने सारा दोष अपने अधीनस्थों पर डाल दिया और पिछले लेन देन की सभी गलतियों से खुद को मुक्त कर लिया। ये देखा जा सकता है कि क्यूई हेताओ में मजबूत बातचीत क्षमता थी। फिर भी लिन युआन ने क्यूई हेताओ के साथ बहस करने और उसे अपना परीक्षण जारी रखने की अनुमति देने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय उसने क्यू हेताओ से एक दृढ़ और स्पष्ट तरीके से कहा, क्या सी ब्लिस कबीले और स्काई सिटी के बीच सभी लेन देन में इस तरह की ईमानदारी की कमी होगी? क्या सी ब्लिस कबीला स्काई सिटी को ब्लिस की मादा एंजेलफिश के साथ धोखा देने की कोशिश करेगा जो फिर से प्रजनन नहीं कर सकती? लिन युआन के शब्दों से क्यूई हेताओ को ठंडा पसीना आ गया। जहां तक क्यू हेताओ को पता था, ब्लिस की वयस्क एंजेलफिश को उस समय तक मौत के करीब होना चाहिए था जब वे स्काई सिटी में स्टोरेज बॉक्स में पहुंचे थे। स्काई सिटी को अब सी ब्लिस कबीले से मदद मांगनी चाहिए तथा उनसे सलाह लेनी चाहिए कि ब्लिस की एंजलफिश का पालन पोषण कैसे किया जाए। क्यू हेताओ ने पहले ही सोच लिया था कि सलाह के बदले में वह क्या शर्तें रखेगा। आश्चर्य की बात यह है कि स्काई सिटी को न केवल इस बात की परवाह नहीं थी कि ब्लिस की एंजलफिश मरने के करीब थी, बल्कि उन्होंने ब्लिस की एंजलफिश की शारीरिक स्थिति की भी बारीकी से जांच की थी। आपको ये जानना होगा कि ब्लिस की एंजलफिश ही सी ब्लिस कबीले की नींव थी। स्वाभाविक रूप से, यदि सी ब्लिस कबीला स्काई सिटी पर भरोसा करना चाहता था, जिसके पास बहुत सारे क्रिएशन मास्टर संसाधन थे, तो क्यूई हेताओ को हर कीमत पर प्रजनन क्षमताओं वाली मादा एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को स्काई सिटी के हाथों में जाने से रोकना होगा। जैसे ही क्यूई हेताओ मुश्किल में फंस गया, उसने लिन युआन की स्पष्ट और मजबूत आवाज़ सुनी, अगले लेन देन में स्काई सिटी सी ब्लिस कबीले की चाल को भूलने का नाटक कर सकती है। लेकिन चूंकि आप गंदा खेलना चाहते हैं, इसलिए स्काई सिटी को सी ब्लिस कबीले से 50 उच्च श्रेणी और 50 सर्वोच्च श्रेणी के एंजलफिश ऑफ ब्लिस की मांग करनी होगी। लिन युआन का अनुरोध क्यू हेताओ की प्रारंभिक अपेक्षा से कहीं अधिक था। लेकिन जब लिन युआन ने उसे एक कोने में धकेल दिया और उसकी चालें उजागर हो गईं, तो क्यू हेताओ ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि लिन युआन ने क्या अनुरोध किया था। जैसे ही क्यू हेताओ सहमत होने वाला था, लिन युआन ने फिर से बात की। अगर सी ब्लिस कबीला अपनी ईमानदारी व्यक्त करना चाहता है, तो हमें 207 रंगीन मछली के कोड भेजना जारी रखें। इसके अलावा, मैं चाहता हूं कि सी ब्लिस कबीला स्काई सिटी को हर लेन देन के साथ 10 पूर्ण फैंटेसी ब्रीड फिश शव प्रदान करे। लिन युआन के शब्दों ने क्यूई हेताओ के जबड़े को खुला छोड़ दिया, और वह लिन युआन को मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं सका। वह इतना मान कैसे कर सकता है? क्यू हेताओ को लगा कि लिन युआन शैतान से भी अधिक लालची था। उन्होंने तुरंत ही सी ब्लिस कबीले की पेशकश को सीमा तक धकेल दिया और 207 रंगीन मछली कोड की निरंतर आपूर्ति की मांग की। उन्होंने 10 पूर्ण फैंटेसी ब्रीड फिश शवों की भी मांग की। इन शर्तों के परिणामस्वरूप सी ब्लिस कबीले को मूल शर्तों से कई गुना अधिक की पेशकश करनी होगी।